साइनस इन्फेक्शन क्या है या साइनोसाइटिस क्या है? इसकी क्या अलामात होती हैं? कौन से मरीजों को साइनोसाइटिस होने का ज़्यादा अंदेशा होता है? जब किसी को साइनोसाइटिस हो जाए तो इलाज के साथ-साथ क्या एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं? क्या सेफ रेमेडीज़ हैं इसकी? इलाज क्या होता है और कितना अरसा इलाज देना होता है? ये आज की वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। साइनोसाइटिस बेसिकली साइनसेस का इन्फेक्शन है जो कि हवा के खाने होते हैं हमारी नाक की दोनों तरफ। यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस होता है, माथे के ऊपर फ्रंटल साइनस होता है और नाक के सेप्टम के पीछे दो तरह के साइनसेस होते हैं दोनों तरफ, उनको एथमोइडल और स्फीनोइडल साइनसेस कहते हैं। इन साइनसेस का बेसिक काम हमारी आवाज़ में रेजोनेंस पैदा करना है, हमारी आवाज़ के अंदर म्यूजिकल टोन पैदा करना है, इसके अंदर खूबसूरती लेके आना है। और जब ये बंद हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई आदमी नाक से बोल रहा है, नाक बंद करके बोल रहा है, वो उसमें फिर श्रिल आवाज़ निकलती है, उस तरह से रेजोनेंस नहीं आती, टिम्बर नहीं होती हमारी आवाज़ में। और दूसरे नंबर पे इसका काम है मॉइस्ट करना एयर को और वार्म करना। जो एयर हम इनहेल करते हैं उस एयर को मॉइस्ट और वार्म करके ताकि हमारे फेफड़ों तक जाए, ड्राई और जरासीम और गर्दो गुबार वाली एयर हमारे फेफड़ों तक ना पहुंचे। इन साइनसेस का ये काम है। ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया बन जाता है और अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से इसके ऊपर जरासीम, बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल, पोलन्स इसके ऊपर आके सेटल होते हैं जो कि एलर्जी का बायस बनते हैं, इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। अब साइनोसाइटिस दो तरह का होता है, एलर्जिक भी हो सकता है और इन्फेक्शियस भी हो सकता है। इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन हो सकती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती हैं और फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं। फंगल इन्फेक्शन, फंगल साइनोसाइटिस जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट है। साइनस इन्फेक्शन जब हो जाए तो आम तौर पे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं जिसमें एलर्जिक राइनाइटिस यानी नाक की एलर्जी जिन मरीजों में होती है उनमें साइनस इन्फेक्शन होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, या जिनमें डीएनएस नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उन मरीजों में साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इम्कान ज़्यादा होते हैं। तीसरी किस्म वो है जिनमें टर्बिनेट्स हाइपरट्रॉफिड हुए होते हैं एलर्जी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, जो नाक के अंदर जिनमें गदूद होते हैं या पॉलिप्स होते हैं कुछ मरीजों के नाक के अंदर, उनमें भी साइनसिस का जो ओपनिंग है नाक के अंदर वो बंद हो जाती है और साइनस के अंदर बलगम भर जाता है जिसके ऊपर आसानी से जरासीम बैठते हैं और साइनोसाइटिस कॉज कर देते हैं। अब साइनोसाइटिस जब हो जाता है तो इसकी अलामात मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। कुछ लोगों को बहुत लंबी बीमारी होती है और हल्की हल्की अलामात होती हैं, और कुछ लोगों को बिल्कुल शदीद बीमारी होती है जिसमें बहुत तेज़ बुखार होता है और नाक बंद होता है, नाक में सोजिश होती है, दर्द आ जाता है, यहाँ पे फेशियल पेन आ सकता है या हेडेक हो सकता है। और ये फेशियल पेन और हेडेक किस तरह एग्रीवेट करता है, कब बढ़ता है? जब मरीज नीचे की तरफ देखता है, यानी जब वो सजदे में जाता है या रुकू में जाता है तो उसका दर्द ज्यादा हो जाता है, उसको भारीपन महसूस होता है और कुछ को स्विशी फील आता है। जब वो सर को दाएं बाएं मूव करते हैं तो वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे पानी है जो कि जैसे खाली गड्ढे में वो स्प्लैश करता है, इसी तरह से यहाँ उनको लगता है कि यहाँ पानी है जो कि स्प्लैश कर रहा है। और ये भी इसकी बड़ी कॉमन फाइंडिंग है। मरीजों में जिनमें बुखार होता है उनमें माइल्ड से लेके सीवियर तक किसी भी सेवेरिटी का बुखार आ सकता है। कुछ में बहुत माइल्ड होता है और आहिस्ता आहिस्ता बुखार रहता है, कुछ को सिर्फ शाम के वक्त बुखार होता है, लेकिन कुछ को बहुत तेज बुखार शिवरिंग के साथ, कपकपी के साथ बुखार आता है क्योंकि कंटेन्ड स्पेस है उसके अंदर। इन्फेक्शन जब भी होगा तो वो इस तरह से शिवरिंग के साथ बुखार पैदा कर सकती है। जब हो जाए किसी को साइनोसाइटिस तो इसका इलाज थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि बहुत डीप स्पेस है, इसके अंदर एंटीबायोटिक का पहुंचना मुश्किल है, तो 10 से 14 दिन का इलाज होता है और उसके ऊपर 3 से 6 महीने का इलाज इस कंडीशन का होता है क्योंकि आमतौर पे साथ डीएनएस भी होता है, साथ टर्बिनेट भी हाइपरट्रॉफिड हुए होते हैं, यानी नाक के अंदर गदूद भी होते हैं और नाक की एलर्जी का मसला भी होता है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जिनकी वजह से ये हुआ है साइनोसाइटिस, उनको सुप्रेस करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसमें साथ जब आप इलाज कर रहे हो तो साथ क्या क्या एहतियात करनी जरूरी है? नंबर एक, जो चीज आपको डस्ट जो एलर्जी पैदा कर रही है वो डस्ट है या पोलन है या हाउस होल्ड फंगस है या कारपेट के ऊपर रहने वाले छोटे कीड़े हैं जिनमें डस्ट माइट्स हो सकते हैं या कॉकरोचेस हो सकते हैं, उनसे सबसे पहले आपने छुटकारा हासिल करना है। आपके घर के अंदर जो भी चीज़ एलर्जी पैदा कर रही है या आपकी लिविंग एनवायरनमेंट में या ऑफिस एनवायरनमेंट में जो चीज़ आपको एलर्जी पैदा कर रही है उससे आपने प्रिवेंशन करनी है। अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं और कॉटन की वजह से आपको एलर्जी होती है या डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हैं
تو آپ نے فیس ماسک کا استعمال کرنا ہے تاکہ وہ الرجنز آپ تک نہ پہنچے. نمبر 2 پانی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے. جتنا زیادہ پانی کا استعمال کریں گے سیکریشنز تھن ہوں گی اور ایون بلاکڈ پیسیجز میں سے بھی وہ سیکریشنز اور وہ میوکس نکلتا رہے گا اور انفیکشن شدید نہیں ہوگی. نمبر 3 سٹیم کو انہیل کرنا ہے. گرم پانی کی بھاپ سب سے اچھی میوکولیٹک ایجنٹ ہے. اس سے آپ کے سائنسز میں جمع ہوا بلغم ٹوٹ کے باہر نکل آتا ہے اور اس کے اوپر انفیکشن نہیں بیٹھتی اور اس ڈرینیج کے ساتھ جراثیم بھی ڈرین ہو جاتے ہیں اور آپ کو کافی ریلیف مل جاتا ہے. اس کے ساتھ یوکلپٹس آئل کا یا وکس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ کس طرح سے کرنا ہے کہ ناک کے اوپر یا اپر لپ کے اوپر آپ نے لگا لینا ہے جس وقت آپ اسٹیم لے رہے ہیں تاکہ تھوڑا سی ڈی کنجسشن آپ کو فیل ہو. پھر اس کے ساتھ آپ نے یخنی کا استعمال، سوپس کا استعمال، ہیلدی واک کا استعمال کرنا ہے. یعنی ہیلدی واکس بڑی ضروری ہو جاتی ہیں. جب آپ کی خون کی سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو تب ہی آپ اس طرح کی پرولونگ بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں. پھر جب سٹیم کریں، جب آپ اچھی مقدار میں پانی پئیں اور سٹیم انہیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ناک سے سٹیم انہیل کرنی ہے اور منہ سے باہر نکالنی ہے اور سٹیم لینے کے بعد آپ نے زور سے اپنے ناک کو بلو کرنا ہے تاکہ آپ کے ناک کے اندر جو پھنسی ہوئی جمی ہوئی سیکریشنز ہیں، جو سائنسز کے اندر جمی ہوئی سیکریشنز ہیں، وہ کسی طرح سے باہر نکلیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زیادہ پانی کا استعمال کرنا ہے. اور جب آپ یہ سیکریشنز آپ اپنی ڈرین کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ تو آہستہ آہستہ آپ کی جو ناک کی الرجی ہے، انفیکشنز ہیں، وہ بھی بالکل سبسائڈ ہوتی رہیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علاج ضرور لینا ہے جس میں نیزل سپریز بھی ہیں، اس میں اورل ٹیبلٹس بھی ہیں جو کہ اینٹی ہسٹامینز ہیں. وہ ہر پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق اسپیشلسٹ ریکمینڈ کرے گا، بتائے گا کتنا عرصے کے لیے لینا ہے. بعض لوگوں کو سرجیکلی سائنس ڈرین بھی کروانا پڑتا ہے، بعض لوگوں کو انفیریئر ٹربینیٹ جو ہے اس کی سرجری بھی کروانی پڑتی ہے، اس کو کوٹرائز کروانا پڑتا ہے یا اس کی سرجری کروانی پڑتی ہے. ڈی این ایس کے لیے ناک کی ہڈی ریموو کروانی پڑتی ہے تاکہ ناک کے پیسیجز جو ہیں وہ کھل جائیں. اور جب آپ ناک سے بلو کریں زور سے تو اس دوران آپ کے کانوں تک بھی ایئر جانی چاہیے. اس کو ویلسیلوا منوور کہتے ہیں. اس سے آپ کے کانوں کی حفاظت بھی رہتی ہے کیونکہ ناک کی جب بھی الرجی ہوتی ہے اور ناک کی سائنس انفیکشن ہوتی ہے تو اس سے یہ پیسیج سارا بلاک ہو جاتا ہے اور کان تک انفیکشن جانے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تھی ویوز میری آج کی گزارشات. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. السلام علیکم.